हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं BE 181 पर्यावरण अध्ययन पर जो अक्षमतावर्धक अनिवार्य पाठ्यक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के देख सकते हैं, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। BA BSc BCom जी सभी के लिए, और ये बिल्कुल नया टॉपिक, नया CBCS सिस्टम के अंतर्गत लाया गया है। तो इसमें जो है मैक्सिमम इसके ऊपर बच्चों को कोई पता नहीं है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी नहीं पता है, और ना ही कोई बताने वाला है। नहीं पहले इस टाइप का कोई क्वेश्चन पेपर आया है जिससे आपको बता जा सके कि आपको कैसे पास होना है या किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आपको समझाया जाए। और बच्चों की आज कोरोना काल में जो है क्लासेस भी नहीं हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऑनलाइन एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाए। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसकी वीडियो जो है इसके कई पार्ट बनाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये 4 जो है इसके खंड हैं, तो मैं इसको 5-6 में बनाऊंगा, कम से कम 6 में। तो सब ये वीडियो का सबसे पहला पार्ट्स है। तो ये 15-20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन इससे आपको जो है 25 नंबर इसमें से आपके कहीं नहीं गए। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, आपको बुक की भी ज़रूरत नहीं है। जो आप मैं समझाऊंगा सिंपल भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड हिंदी में है, तो आपको इसको मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते रहिए इसको पूरा लास्ट तक, और इसमें आपके 25 नंबर कहीं नहीं गए। और कौन कैसे आंसर लिखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे मार्क्स आपको कैसे लाने हैं, ठीक है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा आसान भाषा में, बिल्कुल सिंपल। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट कर सके रख सकते हैं। और ये आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट बार है किसी भी CBCS सिस्टम के अंदर जो है, तो कोई नहीं बता पाएगा इसको। तो आपको पक्का इसको नोट करके रखना है और वीडियो को जो है अंत तक देखना है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान चैनल, और ये सेल्फ ज्ञान चैनल है। इस पे जो है इग्नू से रिलेटेड सभी नॉलेज आपको मिलेगी। स्टूडेंट के जो भी डाउट होते हैं, MBA MCA BCom BEd, और जो असाइनमेंट्स से रिलेटेड जो भी हेल्प है, वो सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए रखा है। तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही जो है मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। जैसे मैं आपको ये क्लास का समझाने के लिए कम से कम कितना मैंने पहले इसको खुद पढ़ा, उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉर्ट आउट किया, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को ये थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो आपसे पक्का बनता है। मैं आशा करता हूँ कम से कम 10 सब्सक्राइबर और 2-4 लाइक तो मिलने चाहिए। देखो मैं इतनी मेहनत करूँगा, इतनी लंबी वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि हम क्लास पे जाते हैं कि इसकी 4 खंड में है। पहले हम 2 को डिस्कस करने वाला हूँ मैं, हमारा पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र इसमें से। तो चलो शुरू करते हैं। तो थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से आए समझ में। तो ये फर्स्ट 2 इकाई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। तो ये पर्यावरण और पर्यावरण अध्ययन का परिचय बताया गया है। ये सिंपल ओवरव्यू है, इसको छोड़ देना है। तो ये फर्स्ट यूनिट है, इसमें बताया कि आपको क्या क्या समझाया जाएगा, इसको भी छोड़ देना है। ये सिंपल आपको बताया कि जो हमारा जीवमंडल है उसमें उसके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट जो है, जो इकोसिस्टम है हमारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिस्थिति तंत्र, और पर्यावरण जो है उसके बारे में समझाया गया कि कैसे एक दूसरे से एसोसिएटेड है, और कौन कौन से घटक, कुछ जीव सजीव होते हैं जिनके अंदर जान होती है, कुछ निर्जीव घटक होते हैं, दोनों मिलकर जो है पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, परिस्थिति तंत्र जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, उसको बनाता है। तो यही इसमें बताया गया है। उसके बाद इन जनसंख्या वृद्धि हो रही है, और उसके औद्योगिक क्रांति आए, उसके बाद हमारे पर्यावरण को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया आदमी ने खुद जो है। तो इसलिए जो है पर्यावरण की जो पढ़ाई है वो इम्पोर्टेंट हो गई है, ताकि जो है आने वाली फ्यूचर जनरेशन को हम अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छा वातावरण दे सकें। तो इसी के बारे में यह अवधारणा बनी कि कैसे हमें पर्यावरण के बारे में। तो जैसा कि इसने बताया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जो है, ये जो मिट्टी है, मृदा, जल, पर्वत, मरुस्थल, ये सभी भौतिक और अजैविक जिसमें जान नहीं है, जैसे नमी हो गया, आर्द्रता मतलब नमी, तापमान, यहाँ पे देख सकते हैं तापमान, मृदा के गठन से, इन सब को मिलाकर के हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो सिंपल सी भाषा में पर्यावरण इन्वायरमेंट कहाँ से लिया गया है, आप ये देखते हैं। ये एक इन्वायरमेंट जो शब्द है, ये मेंट फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है। आप जहाँ हम कर्सर गया है यहाँ पे देख सकते हैं। इन्वायरमेंट मतलब आपके चारों ओर क्या क्या है, वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ठीक है, पर्यावरण।
राजनीतिक पर्यावरण, बहुत टाइप के पर्यावरण हम बोलते हैं, जैसे राजनीतिक पर्यावरण, व्यावसायिक पर्यावरण, नॉर्मल पर्यावरण, घर का पर्यावरण, ठीक है। तो जल, थल, वायु, इन सबको मिला के जो है पर्यावरण तत्व बनते हैं। इसमें अजैविक और जैविक कारक होते हैं, ठीक है, अजैविक और जैविक कारक होते हैं। तो इसमें नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना है। तो आगे चलते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि मछली का जो पर्यावरण कैसा होता है, कुछ अंदर का होता है, कुछ बाहर का होता है। जैसे जब वो जल में होती है, ऑक्सीजन गैसें, कार्बनिक तत्व, उसमें सब कुछ घुले रहते हैं, ठीक है। तो ये जलीय कारक होते हैं, जैसे आप इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। तालाब के जो किनारे वृक्ष लगे हुए हैं, जीव जंतु हैं, कीट है, कर्मी हैं, कवचीय जीव है, टैडपोल है, मेंढक है, पक्षी है, विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं। ये अपघटक जो हैं मृतपोषी जीवाणुओं और कवक हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक वातावरण बना है मछली के चारों तरफ। ये एक मछली है, झींगा मछली, मृतक जीवी जो मरने के बाद नीचे पड़ जाते हैं, तो मृतक जीवों को पाचन करने के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। और ये पल्लवक है, जो छोटे छोटे कीटाणु वो जीवाणु टाइप के रहते हैं। ये बत्तख है, गोपाल कर्मी, चपटा कर्मी, ये सब कुछ पानी के अंदर हैं। जोक्स हैं, ये पेड़ पौधे हैं, हरी पत्तियाँ, घास हैं, मक्खियाँ हैं। बाहर का वातावरण में पेड़ पौधे हैं, ऊपर बाज है। तो ये सब एक एटमॉस्फेयर, चारों तरफ की सजीव और निर्जीव सभी चीज़ों को मिलकर अंदर और बाहर सब मिला के क्या बन जाता है, एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। एक तालाब में मछली का पर्यावरण ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो है निरंतर परिवर्तनशील है, जैविक और अजैविक चीज़ों को मिलकर बना हुआ है। ये थोड़ा बदलता रहता है हमारा। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस, एक सीमा तक ही हम इसको सहन कर सकते हैं। सहनशीलता का जो पर्यावरण में जो चेंजमेंट है, उसकी सहनशीलता एक निश्चित समय तक, निश्चित डिग्री तक होती है। मान लिया कोई चीज़ पर्यावरण में ज़्यादा बढ़ गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो पर्यावरण के घटक, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1.3, आप नोट कर लेना। पर्यावरण के घटक और उसके प्रकार बताइए, ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा। ये लगभग 90% ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बता देता हूँ पर्यावरण के घटक और उसके महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? अजैविक और जैविक, मतलब निर्जीव और सजीव, दो प्रकार के हो गए। अजैविक घटक और जैविक घटक। जैविक जिसमें जान होता है, जैसे पादप, मनुष्य, परजीवी, सूक्ष्म जीवी समेत अनेक जीव जंतु होते हैं। और अजैविक जैसे लाइट होती है, सूरज की लाइट, प्रकाश हो गया, बारिश, आर्द्रता मतलब नमी जो होती है, पानी, तापमान, वायुमंडल के अंदर गैस होती है, मौसम में परिवर्तन हो गया, ये सब है अजैविक घटक। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण के घटक बन गए। ये एक सिंपल चीज़ें होगी। तो उसके बाद ऊर्जा का प्रवाह जो है एक चीज़ से दूसरी चीज़ में होता रहता है। जैसे जल, खनिज, मृदा, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ये सब भोजन बनाने के काम में आते हैं। जंतुओं के, अन्य जंतुओं के, पेड़ पौधों के, ठीक है। थल और सागर में भोजन प्राप्त करते हैं। जीव जंतु क्या होता है? भोजन के लिए थल और सागरों में भोजन प्राप्त करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य पर्यावरण, एक आंतरिक पर्यावरण। बाह्य पर्यावरण जैसे मछली के बारे में बताया, वो बाहर के बारे में जो चीज़ें उसके बाहर हैं वो बाहर का पर्यावरण हो गया। आंतरिक पर्यावरण अलग है उसके लिए। उसके बारे में क्या बताया है कि उसका जो शरीर है वो भी तो कुछ रेजिस्ट करता है, मतलब रुकावट पैदा करता है अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने तापमान को बनाए रखने के लिए, अपने खाने को बनाए रखने के लिए। तो जैसे कि तालाब में मछली रहती है तो उसका प्राकृतिक पर्यावरण है। और जो अजैविक कारक है उसमें जिनमें जीव नहीं है, प्रकाश हो गया, तापमान, उसका टेम्परेचर, गहराई में जो पोषक तत्व घुले हुए हैं, पानी के अंदर भी घुले हुए हैं ना, गैस होगी, मछली, बहुत सारी गैसेस होती हैं, मछली के जीवन निर्वाह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। जीवाणु हो गए, कीट हो गए, कर्मी हो गए, ये सब चीज़ें, वनस्पति, ये भोजन हो सकती हैं। प्राकृतिक पर्यावरणों के उदाहरणों में वन, घास के मैदान जो हो गए, मरुस्थल, ये सब प्राकृतिक हैं, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण है ये सब। और जो मनुष्य बनाता है वो कृत्रिम होंगे, जैसे कोई खेत बनाया, शहर बनाया, औद्योगिक यानी कि कोई फैक्ट्री बनाई, बिजनेस इकाई बनाई, तो ये सब मैन मेड है, आदमी के द्वारा बनाया है, अप्राकृतिक है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक, जल को सरिताओं से सीधे नहीं निकाला जाता, बल्कि उनका निस्पंदन और संशोधन करने के लिए पीने तथा नागर पर उपयोग किया जाता है। जो कचरा होता है उसका भी सही से निपटारा नहीं किया जाता, जिससे जो है डंपिंग, ये बताया गया है।
पर्यावरण के बारे में, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण जो ऊपर वाले ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, जैसे महासागर, झील, तालाब, नदियाँ, वन, घास, मैदान, रेगिस्तान इत्यादि। और मानव ने क्या बनाया, बागान लगा दिए, वृक्षारोपण कर दिए, टेम्परेरी कुछ और बना दिया, ठीक है। तो जो आदमी ने चेंजमेंट किया वो हो गया मानव संशोधित पर्यावरण। और मानव निर्मित पर्यावरण देखो, कस्बे बनाए, शहर बनाए, खेत बनाए, कृत्रिम झील बनाई, आर्टिफिशियल झील बना दी खुदाई करके। तो ये सब है, इस टाइप के पर्यावरण हो गए। तो अभी आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझ गए। तो जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है, आप उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। जीवन निर्वाह की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए सांस लेने की, भोजन की, जल की, हम सारी चीज़ें चाहिए। ये प्राकृतिक गुफाओं, वृक्षों में बने घर, कृत्रिम आवास जैसे मकान वगैरह, ये पर्यावरण एक स्रोत है, जीवन समर्थन निर्वाह करने वाले तत्वों को प्रदान करता है। ये सब चीज़ें हमें कौन देता है, जो हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब हमें प्रकृति देती है। वो प्रकृति हमें जीने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें, सारी चीज़ें हमको देती है। वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो है, मिट्टी में भी बहुत सारे टाइप के पोषक तत्व होते हैं, उर्वरक वगैरह मिले होते हैं, उनको पेड़ पौधे जो है यूज करते हैं, ठीक है। तापमान, दाब, वर्षा, ये सब चीज़ें जो है वायुमंडल से ही तो आती है। बारिश होती है, तापमान कम ज़्यादा होता है, सूरज की रोशनी आती है, जिसको ऊर्जा के रूप में जो है पेड़ पौधे यूज करते हैं, अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें इंसान हो या दूसरे जीव हो, उनके लिए पर्यावरण ही सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें लिखनी है शॉर्ट नोट में। उसके बाद मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, तो मानव जो है सबसे बात, मानव अपने पर्यावरण में जो है चेंजमेंट करता जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए, और जिससे जो है जाने अनजाने में जो है प्रकृति को नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। मानव सभ्यता का विकास होता, तो मानव क्या चाहता है कि हर चीज़ उसके वश में हो, ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी विकसित करता जा रहा है, औद्योगिक क्रांति आया, ठीक है। तो ग्रह की उत्तरजीविका के लिए खतरा बनता जा रहा है मानव, ठीक है। दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनके लिए डिसबैलेंस होता जा रहा है। तो इस तरीके से इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए एक श्रेष्ठ तरीका बनाया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में व्यक्त किया गया है। इसके बारे में हम बताएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास किसको कहते हैं। ऐसा विकास करना, इतना ही विकास करना जितना जो है इम्पोर्टेंट है, जिससे हम जो है अपनी चीज़ें कर सकते हैं। और जो आने वाली जनरेशन है, मान लिया हम कोयला या पेट्रोल इतना खर्च कर देंगे कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो हमें लाइफ को बैलेंस करके चलना, इतना भी किसी चीज़ को नहीं करके रखना कि वो दूसरी चीज़ के लिए पानी 1% पानी है उसी को मिसयूज कर देंगे, उसी को ख़राब कर देंगे, जो पीने वाला पानी है। तो उसके लिए गाइडलाइन बनाई हुई, दैट इज वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के बारे में, इसको हम आगे पढ़ेंगे। निश्चयवाद, संभावनावाद, ये थोड़ा लैंग्वेज हार्ड है और इसमें से एक शॉर्ट नोट आएगा नीचे। संभावनावाद हो गया, इसमें यही बताया गया है कि प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है, क्योंकि प्रकृति ने ही आदमी को बनाया है और पृथ्वी ने मनुष्य को बनाया है, ठीक है। तो मनुष्य चाहता है कि सब कुछ कंट्रोल हो। तो शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ये सारे पर्यावरण पर निर्भर करता है। संभावनावाद, इसमें संभावनावाद में भी सेम। तो इसमें इतना डरने वाली बात नहीं, इसमें एक सिंपल चीज़ है, मैं ये बताता हूँ नीचे वाला सब, वहाँ इसको नोट कर लेना है। यहाँ पे जो बोध 2% का जो सेकंड है, संभावनावाद बताता है कि भौतिक पर्यावरण सीमित उपयोग और विवेक, इसमें लिखना है सीमित उपयोग और विवेकपूर्ण उपयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। तीसरे में लिखना है निष्क्रिय होता है। इसमें पर्यावरण प्राकृतिक साधनों को सक्रिय उपयोग और, सक्रिय लिखना है यहाँ पे, सक्रिय उपयोग और निष्क्रियता होता है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो दोनों तीनों क्वेश्चन है ऊपर वाले में से लिए गए हैं, लेकिन इनकी क्योंकि काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है, इतने आने की टेंशन लेने की संभावना नहीं है इसमें, ठीक है। ये है संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना, ये एक इम्पोर्टेंट है। ये आ सकता है कि सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि भाई क्या किस हिसाब से जो आगे काम करना है। तो इसमें क्या था, वर्ल्ड रिपोर्ट कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED की एक आयोग गठित हुआ था। उस पर विचार विमर्श हुआ कि भाई वहाँ पे प्रधानमंत्री थे ग्रो
एक लिख देना कि भाई विकास वो पूरे वर्ल्ड की जो है एक गठित हुआ और उसमें डिसीजन लिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ। ब्रुटलैंड आयोग ने उसको प्रशासित किया कि जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी द्वारा निजी आवश्यकताओं को पूरा करने की अक्षमता में समझौता किए बगैर पूरा करता है। यानी कि भाई हम जो है सारी चीज़ों का अगर अभी यूज कर लेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देंगे। तो हमें इस तरीके से विकास करना है कि ताकि आगे भी बैलेंस रहे और अभी भी बैलेंस रहे और प्रकृति को हम जो ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। इसका मेन कहने का मतलब ये है। एक स्थान से दूसरे और एक व्यक्ति से दूसरे की भिन्न होती है। अलग अलग जगह की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, परिभाषित किया जाता है। तो इसमें बताएंगे, तो इसमें सतत विकास की एक विरोधाभास के रूप में भी माना गया है। कैसे? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सतत किसको बोलते हैं? सतत विकास। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब उन्नयन की अवस्था, मतलब जब कोई चीज़ को हम फर्स्ट में बनाना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं उन्नयन की अवस्था। किसी भी चीज़ को फर्स्ट में जब शुरू करते हैं। जो बताया सस्टेनेबिलिटी मतलब किस हद तक हम उसको थाम सकते हैं, रोक सकते हैं। बहुत सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। सहन कितना कर सकते हैं किसी चीज़ को, प्रकृति हमें कितना सहन कर सकती है, कहाँ तक हम उसको यूज कर सकते हैं कि उसके बाद ज़्यादा दिक्कत ना आए। सस्टेनेबल, ठीक है, इसको बोलते हैं संपोषणीयता। तो मानव अधिकारों पर चली गई है। तो संपोषणीयता एक प्रक्रिया है जिसमें संसाधन आधार को अक्षीण किए बगैर, यानी कि अपने संसाधनों को जो हमारे प्रकृति ने दिया उनको चेंज किए बगैर हम कहाँ तक निर्भर हो सकते हैं और कब तक उसको जारी रख सकते हैं, वही चीज़ है मेन। ये थोड़ा हार्ड भाषा में आपको सिंपल में लिखना है कि हम पूरे प्राकृतिक संसाधनों को इस तरीके से दोहन नहीं करना है कि जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है प्रकृति में ज़्यादा चेंज ना करें, दूसरे जीवों को हार्म ना करें और जो इन्वायरमेंट है उसमें बिल्कुल चेंज ना आ जाए। कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, गैसेस ज़्यादा बढ़ जाए और जो है ऑक्सीजन कम हो जाए, कार्बन ज़्यादा बढ़ जाए, तो इतना औद्योगिक प्रचलन भी ना कर दे कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये सब चीज़ें होती हैं। तो 1992 में जो रियो का सम्मेलन हुआ था उसके आधार पर जो है मानवीय आवश्यकताओं और समता, सशक्तिकरण, सामाजिक मेल मिलाप जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित है। तो अभी हम इसमें आपको सिर्फ सिंपल सा छोटी सी एक ये लाइन लिखनी है और उसको सिंपल भाषा में ये फिगर बना के आपको समझाना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास है, यानी जो बीच में दिया है सतत विकास, तीनों गोलों के बीच में, एक तरफ आर्थिक, एक तरफ सामाजिक, एक पर्यावरण, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करके जितना ज़रूरत है इतना ही विकास करना, सतत विकास। यानी कि सतत विकास हो गया, ये हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आर्थिक है, आर्थिक गतिविधियाँ भी सभी चलनी है, उत्पादन भी चलना है, पर्यावरण भी चलना, विपणन, परिवहन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल लिया तो हम पैदल चलना शुरू कर देंगे। निवेश, अति विकास, ज़्यादा विकास भी करना है, संचार भी करना है, आपस में बातचीत, जो दैनिक चीज़ें हैं वो तो करनी पड़ेंगी आर्थिक चीज़ें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करनी कि आपका जो है पर्यावरण में चेंजमेंट आ जाए। तो फिर दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण। हवा होगी, जैव होगी, विविधता होगी, ऊर्जा होगी, धरती, जलवायु, जल, खनिज। तो ये सब जो पर्यावरण के अंदर हमारा ईंधन भी आता है, लेखांकन, दायित्व अधिनियम, ईंधन वगैरह सब है, अपशिष्ट है, तो संपत्ति का अधिकार। तो जो ईंधन है वो सब इतना ही यूज करना है जितना हमारे लिए ज़रूरत है, हद से ज़्यादा पर्यावरण को चेंज नहीं करना है। तो ये बीच में तीनों चीज़ों के बीच में इसलिए सतत विकास आया है। सामाजिक, हमें भोजन, आवास, कपड़ा, मनोरंजन, संस्कृति, ये सब चीज़ें भी बनानी है। ये कि नहीं कि हम पूरा जंगल में ही रहना शुरू कर दे कि हम प्रकृति के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके के जो बीच का एक रास्ता निकाला गया उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो ये एक फिगर बना के इसके बारे में आपको वो ऊपर वाली चीज़ छोड़ के ऐसे बीच में लिख देना है, तो आपका काम, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके बाद जैसे ये दिखा सतत विकास समाज के, ठीक है, स्वतंत्रता है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता सतत विकास के एक आदर्श रूप में प्रोत्साहित करती है, लक्ष्य को प्राप्त करती है जो समाज की। और जैसे ये दिया है कि ऐसी नीति या कार्य जो शिशु मृत्यु दर को कम कर दे, बच्चे की जो शिशु मृत्यु दर हो रही है वो कम कर दे, परिवार नियोजन को बढ़ावा दे दे, वायु की गुणवत्ता बेहतर रहे, स्वच्छ जल हमारे पास रहे, प्राकृतिक तंत्रों का संरक्षण रहे, पर्यावरण में विषाक्त रसायन वही मैं बता रहा था कि हवा में जो है ज़्यादा विषैली चीज़ें ना निकले, और समाज को एक अच्छी दिशा में और एक विकास भी हो। तो इस तरीके का बीच के एक रास्ता जो निकालते हैं आम सहमति से,
तो वही है सतत विकास। एक जनसंख्यीय परिवर्तन, निरंतर अगर वृद्धि होती रही जनसंख्या में तो वो भी एक हार्मफुल है। एक सीमित संसाधन, एक संसाधन परिवर्तन, ठीक है। तो औद्योगिकी में परिवर्तन, लगातार प्रोडक्शन, प्रदूषण, राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन होते जा रहे हैं, समुदाय में भी परिवर्तन हो जा रहे हैं। सतत विकास से प्राप्त करने वाले कौन कौन से क्षेत्र इम्पोर्टेंट है जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास करना है? जनसंख्या वृद्धि को मंदित करना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना, ये पॉइंट लिखना है। सतत विकास करना है तो क्या क्या करना है? जनसंख्या वृद्धि को कम करना है, गरीबी को हटाना है, असमानता जो दूसरी तीसरी दुनिया में विकसित हो रही है। कुछ देश बहुत आगे निकल के, उनको बोलते हैं विकसित देश। कुछ जो है मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो हो गए विकासशील देश जैसे इंडिया। लेकिन अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा निकालना पड़ेगा, तो फैक्ट्रीज ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेंगी, तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा ही होगा। तो इन दोनों देशों के बीच में एक खाई पैदा हो जाती है कि भी विकासशील देश ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहे, विकसित देश बिल्कुल ठीक है, हवा पानी उनका ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बैलेंस करने का काम जो है ऊपर के आयोग जो गठित हुए हैं उन सब चीज़ों का है। तो ये इन चीज़ों को समझ गए होंगे आप। कृषि दीर्घोपयोगी बनाना, कृषि से होने वाला प्रोडक्शंस के ऊपर ही जो है आगे आने वाली जनरेशन रहेगी, तो उसको जो लंबे टाइम तक यूज होने वाला बनाना है। वनों तथा अन्य प्रवासों का संरक्षण, वनों को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है ताकि अच्छी हवा रहे आगे उस टाइम पे। जल और ऊर्जा के उपयोग की जल जो है और ऊर्जा का दीर्घोपयोगी बनाना। जल अगर नहीं रहेगा तो जीवन संभव नहीं है, तो और ऊर्जा हमेशा चाहिए। जल का दुरुपयोग संभव बनाना, जल को जो है ज़्यादा ख़राब नहीं करना है, जैसे कि पॉल्यूशन नदियों में बढ़ता जा रहा है। तो और जो जल जो है नीचे वाला वाटर भी ख़राब हो रहा है, तो उसको भी संरक्षण करना है। अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, जो फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन होते हैं जो पॉल्यूशन मैक्सिमम ज़्यादा फैला रहे हैं, कुछ ऐसे चीज़ों का यूज करना ताकि अपशिष्ट को कम किया जा सके। देखो जैसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, सतत विकास को परिभाषित कीजिए और उसके प्रोत्साहन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन की बहुविषयीय प्रकृति। तो पेयजल स्वच्छ, ये तो इसमें आपको क्या है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सतत विकास के बाद जो 90 यहाँ देख रहे हो, रियो डी जेनेरियो में जो समझौता हुआ था जोहान्सबर्ग के अंदर, उसमें जो है 17 ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे। 17 क्या थे? हमारे आने वाले गोल्स थे, हमारे एम थे कि भाई हमें इनको कंप्लीट करना है 2030 तक। वो कौन कौन से थे ये पूछ सकता है। कौन कौन से 17 लक्ष्य थे जिन पर सहमति बनी थी कि पूरे देश में से गरीबी को सभी रूप से समाप्त करना है, पूरे विश्व में से गरीबी नहीं होगी, भूखमरी को समाप्त करना है, खाद्य सुरक्षा देना है लोगों को, स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना है, सभी आयु के लोगों को स्वस्थ और स्वास्थ्य जीवन देना है, स्वस्थ जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा देना है, ठीक है। न्याय संगत गुणवत्ता एवं शिक्षा, अच्छी शिक्षा देनी है, सभी को सीखने के समान अवसर देने हैं। जो महिलाओं और लड़कियों में को सशक्त बनाना है, लैंगिक समानता उनको देनी है, कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वच्छ पानी का जो है प्रबंधन करना है सभी के लिए। सस्ती और विश्वसनीय टिकाऊ अधिक ऊर्जा सभी तक पहुंचानी है, जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी हो गया और परमाणु वाली ऊर्जा होगी। ये नहीं कि आप डीजल पेट्रोल से यूज कर रहे हो और अधिक इमिशन जो है धुआं वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो। सभी जो है सतत सभी का विकास होना है, पूरा होना है, सभी को रोजगार और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना है। लचीले बुनियादी ढांचे जो हैं और सतत आधुनिकीकरण को बढ़ाना देना। सतत आधुनिकीकरण समझ के सस्टेनेबल इंडस्ट्री को आगे ऐसे बढ़ाना कि सब कुछ बैलेंस रहे। दोनों देशों के बीच में निरंतर समानता को कम करना है, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में जो गैप है उसको कम करना है। शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना है, सुरक्षित लचीले टिकाऊ शहर जहाँ पे सब चीज़ों की सुविधाएँ हों और पोल्यूशन भी, और इस तरीके से बैलेंस करना है कि अच्छे से हो सके, सब पेड़ पौधे भी हों, सब कुछ चीज़ें हों। स्थानीय खपत एवं उत्पादक पैटर्न को सुनिश्चित करना, कितना उनको ज़रूरत पड़ेगी और कितना और जो रिक्वायरमेंट है उसको भी निश्चित करना है। जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं आजकल, निपटने के लिए कोई ना कोई करना, जैसा आप समझ लीजिए कि ऊपर से बर्फ जो है पिघलते जा रहे हैं, तो मौसम में चेंज आ रहा है, वो सब चीज़ें। महासागर जो समुंदर है उनका भी संरक्षण करना है, ये नहीं कि हद से ज़्यादा उससे सब कुछ चीज़ें संशोधित कर लें, उससे निकाल लें, ठीक है। तो जंगलों और भूमि संरक्षण, जैव की विविधता बढ़ते अनुपात को रोकने का प्रयास करना है। सुरक्षित जंगलों को भी सुरक्षित रखना, लगातार जंगल काटते रह रहे हैं, भूमियों को के ऊपर घर बनाते जा रहे हैं और जो दूसरे जानवर हैं उनके बीच में जो है गैप बढ़ता जा रहा है। तो
कुछ प्रजाति तो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन सब के अंदर बैलेंस बनाना है। 16वां जो है सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर प्रभावी जवाब दे ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकें। सभी के लिए शांति होना चाहिए, न्याय भी सभी के लिए सुनिश्चित होना, यानी कि कोई एरिया डिस्टर्ब है दूसरे जो है मज़ा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए सेम होना चाहिए। सतत विकास के लिए विश्व भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त संसाधनों को मजबूत करना है, पुनर्जीवित करना है, ठीक है, और विश्व भागीदारी को बढ़ाना है, ठीक है। इसलिए 17 थे, जैसे कि इसमें बताया कि 17 लाख जातियाँ जो है वैश्विक रूप से वर्णित, तो उन्होंने क्या किया, जो आयोग बनाया था उसने 17 लाख जो वर्ल्ड में जो जातियाँ हैं जीव जंतुओं के, उनको जो है रजिस्टर्ड कर दिया, और कुछ जो है बाकी है उनका भी नामकरण चल रहा है कि इसका ये नाम होगा, इसका ये नाम होगा, इसका ये नाम होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट आता है इसमें छोटा सा। यथास्थल को बोलते हैं एक्स सीटू और बहिस्थल को बोलते हैं इन सीटू। प्राकृतिक प्रयास की स्थितियाँ ही अगले चैप्टर में आएंगे, क्या होता है इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है, बाह्य स्थल और यथास्थल, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नोट कर लेना, आगे इसको देख लेना आप जब नेक्स्ट आएगा। तो ये था, इसका महत्व क्या क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर तो महत्व है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर ऊपर से घटती जा रही है, जिससे जो है डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आ रही है और मनुष्य के जीवन को बहुत तरीके की बीमारी बढ़ती जा रही है। अम्ल वर्षा हो रही है, समुद्र पूरा जो समुद्र है उसमें कचरा आ गया, प्रदूषित होता जा रहा है, बहुत सी जो है जैविक जो जातियाँ हैं जीव जंतुओं की वो लॉस होती जा रही है। ये जो है वैश्विक मुद्दे हैं, इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है। आधुनिकीकरण और विकास के कारण समस्याओं का आविर्भाव, हम जो है नए नए आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और उसके कारण जो हमारा जो मेन चीज़ें हो रही हैं, जो पर्यावरण है उसमें चेंजमेंट आ जा रहा है और जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है आने वाले समय के लिए। जनसंख्या विस्फोट लगातार बढ़ता जा रहा है और जो जो कृषि भूमि है वो कम होती जा रही है और जो हमारे संसाधन हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। हर एक 7 में से 1 व्यक्ति इंडिया में रहता है आज की डेट में। वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता है। तो अगला पॉइंट है वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता। इन सब चीज़ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक सस्टेबल, एक सतत विकास की ज़रूरत है, ठीक है। तो विवेकपूर्ण योजना की आवश्यकता है जो बीच का ऐसा रास्ता निकाल सके, जो परिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पर्यावरण है उसमें चेंजमेंट ना हो, ठीक है, और सब काम भी इसमें डेवलपमेंट भी हो। तो ऐसे सतत विकास की हमें ज़रूरत है। तो ये थी हमारी जो पहला लेसन था। अब हम आपको दूसरे लेसन की ओर लेके चलते हैं जल्दी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो ये जो है दूसरा है। अब हम इसमें दूसरी इकाई में परिस्थिति तंत्र के बारे में पूछेंगे। परिस्थिति तंत्र के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। ये जो 2 यूनिट हैं इनको मिलाकर आपको 25 नंबर का क्वेश्चन हमेशा 100 में से 25 लगभग आपको मिल जाएंगे। इसको अच्छे से तैयार करना है। मैं लास्ट में आपको और भी बताऊँगा कि क्या क्या करना है। इन्वायरमेंट आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। जो जीवमंडल है, जीवमंडल क्या है, पृथ्वी की जो सतह के ऊपर रहते हैं जो जीव रहते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के जीव जंतु रहते हैं, इसको जीवमंडल बोलते हैं। ऊपर वाला जो होता है उसको वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण, इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने बताया हुआ। तो चलो धीरे धीरे इसमें आगे चलते हैं। परिस्थितिकी तंत्र को हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि इकोलॉजी, ठीक है। तो इसके बारे में ये परिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम, जैसे इसमें बताया है कि 1913 में दिया था। इको का अर्थ होता है पर्यावरण, इको परिस्थितिकी तंत्र। परिस्थितिकी तंत्र में बताया जहाँ पे हमारे सभी जीव जंतु, जीवन, भोजन, जल, श्रेय, जो सब कुछ है जो हमारे आसपास रहता है, एक दूसरे के सजीव हो या निर्जीव हो, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरत है। ये एक पूरा बैलेंस साइकिल बना हुआ है। इसी तंत्र को क्या बोलते हैं हम, परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक। परिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, कोई इकाई एक जैव तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सभी जीव सम्मिलित हैं, उनके साथ नियत क्षेत्र में भौतिक पर्यावरण, जैविक घटक, अजैविक घटक हो गया, और जैविक समुदाय, दोनों मिलकर जो है अपना जीवन निर्वाह करते हैं ना। मैंने बताया ना, जीवित हो या निर्जीव हो, दोनों मिलकर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं और उसको बैलेंस रखते हैं। तो उस तंत्र को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। अगर उसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है तो वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है,
ठीक है। तो इसमें बताया कि सजीव और निर्जीव घटक प्रवास में सम्मिलित रहते हैं, एक से दूसरे में ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, एक से दूसरे में खाने का ट्रांसफ़र होता है। अब नीचे इसमें एक फिगर दिया है, इसको आपको बना के लिख देना है। जैसे कि ये है, सूर्य जी से हमें जो है ऊर्जा मिली, उत्पादक ने जैसे पेड़ पौधे उन्होंने ऊष्मा ली, अपना भोजन बनाया और ऊष्मा को कुछ एयर में छोड़ दिया और कुछ को यूज कर लिया। तो उसके बाद वो जो है प्रथम उपभोक्ता खा लेंगे, मान लिया गाय भैंस दूध जो भी देती हैं उन्होंने उसको खा लिया, प्रथम उपभोक्ता ने, उसने कुछ उसमें बाहर निकाल दी, कुछ अपने शरीर में यूज कर ली। उसको जो है दूसरा सूक्ष्म उपभोक्ता ने यूज कर खा लिया, या इस उपभोक्ता को, ठीक है। और या फिर डायरेक्ट इसने इसको यूज कर लिया, तो दूसरे उपभोक्ता के पास चला गया, तो इसने भी कुछ ऊर्जा बाहर निकाल ली। और मान लिया ये फिर एक्सपायर हो गया तो मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिलने के बाद कार्बनिक पदार्थ में बन गया, या कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलने के बाद दोबारा से जो है पेड़ पौधे इसको यूज कर लेते हैं। इस प्रकार से एक साइकिल बन गया। नीचे क्या दिया है, यह परिस्थिति तंत्र को आरेखीय प्रदर्शन है, बिंदु के तो रेखा चित्र प्रदर्शित किया है। इसमें क्या है, एक तो उत्पादक हो गया, प्रथम घटक उत्पादक हो गया, दूसरा उपभोक्ता हो गया, तीसरा हो गया अजीविक घटक, ये अजीविक घटक हो गया। आपस में जो है एक दूसरे से मिले जुले हैं, तीर के निशान से इनको दिखाया गया है। तो ये हो गया इकोसिस्टम। तो सिंपली ये फिगर याद रखना आपको, और जो चीज़ मैंने बताया है इतने हार्ड वर्ड यूज नहीं करना, आप उसको लिख सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हम बताते हैं। एक तो संरचनात्मक विशेषता है। संरचनात्मक जैसे निर्जीव घटक जैसे होते हैं, निर्जीव घटक के अंदर कार्बनिक है, कार्बनिक और जलीय घटक होते हैं। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिक्विड, तो आपको सिर्फ ये रख लेना है यार कि कुछ कार्बनिक घटक होते हैं, कुछ कार्बनिक घटक होते हैं, कुछ जलीय घटक होते हैं। जैसे तापमान हो गया, नमी हो गया, आर्द्रता मतलब नमी, कुछ प्रकाश हो गया, लाइट जो आती है, ये सब चीज़ें होगी। सजीव घटक में तो आपको पता है जिसके अंदर जान होती है। उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया। तो पहले उत्पादक तो हो गया, पादप माने पेड़ पौधे हो गए, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय और चौथा, 3 तक उपभोक्ता हो सकते हैं जो उनको खाते हैं। अब घटक होते हैं जो मर्त को खाते हैं, मर्तपोषी। ये चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो उनके ऊपर जो उगते हैं उनको बोलते हैं मर्त अपघटक, ये मर्तपोषी हो गया। उसके बाद क्रियात्मक विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ये सभी प्रक्रियाओं और परस्पर क्रियाओं में जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों द्वारा की जाती है, जो क्रिया आपस में की जाती है। एक तो ऊर्जा का चक्र बनता है, एक आहार श्रृंखला बनती है, ऊर्जा कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रही है, खाना एक से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, जीवों के बीच में प्राप्त आपस में क्या संबंध है, पोषक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूमि के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थों का क्या चक्र चलता है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन और ये सब चीज़ें, अनुक्रमण, ये 4 क्रियात्मक विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का माप, अब देखो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया है। एक सिंपल चित्र याद रखना, जैसे ये फर्स्ट घटते क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र का माप, सबसे पहले जीवमंडल आएगा, फिर व्योम आएगा, फिर भूदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीव संख्या, ठीक है। थलीय पर्यावरण पढ़ते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र माप में जल के छोटे से डबरे, पैडल, जल का छोटा सा ये है मान लिया, डबरे में सुदृश्य एवं विशाल वन, एक बायोम, जीवोम, और जहाँ तक समग्र भूमंडलीय जीवमंडल और पारिस्थितिकीय मंडल तक विविध हो सकते हैं। आप मतलब जितना भी इन्वायरमेंट है, छोटे से लेके बड़ा बढ़ता हुआ ऊपर तक, हवा तक, नीचे समुद्र के नीचे तक, ये सब जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आता है। उसमें सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो जीवमंडल है। जीवमंडल कहाँ से शुरू, जो थल पे रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बताते हैं। जीवमंडल पारिस्थितिकी मंडल भी कहते हैं, जीव, जल और वायुमंडल है। इसमें ये इतने टाइप के मंडल हो गए, उसमें पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं और प्रचलन करते हैं। जीवमंडल 3 मुख्य अनुमंडल है, एक तो थल मंडल भूमि वाला, एक जलमंडल, एक वायुमंडल। तो पृथ्वी में गैसीय आवरण जो है 22.5 किलोमीटर ऊंचाई तक भी कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं। आपको ऊपर हवा में 22.5 किलोमीटर तक भी छोटे छोटे जीवाणु आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जलमंडल तो नीचे हो गया, वायुमंडल ऊपर हो गया, और थलमंडल हो गया लिथोस्फीयर, जो परत है, धरती की परत है पूरी धरती के चारों ओर। आप इसको जैसे इसमें बताया था कि एक सेब मान लो है, तो सेब अगर चारों तरफ का जो सेब है अगर वो पृथ्वी मान ले जाए और उसका जो कवर है तो वो हो गया आपका थलमंडल, ठीक है। थलमंडल यानी कि जीवमंडल उसको बोलेंगे, चारों तरफ का। अब इसमें देखो एक कोने में लिखा है, दक्षिणी ध्रुव चरम सीमाओं पे भी जीवन रहता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के जो जीव पाए जाते हैं, जो उनके लिए अनुकूल होता है, जो उस एरिया के लिए अनुकूल होता है।
जो कवक और जीवाणु बीजाणु है 9,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर भी पाए जा सकते हैं ऊपर हवा में। ठीक है, तो अभी आज जीवमंडल के बारे में जैसे बता रहे थे, जीवमंडल 1100 मीटर पृथ्वी की सतह के नीचे से लेके, धरती के नीचे 11,000 मीटर से लेके समुद्र तल से 9,000 ऊपर, जो हमारा ऊपर है समुद्र तल से 9,000 मीटर की ऊंचाई ऊपर तक है। ठीक है, इसमें जो है जीवन महासागर की ऊंचाई तो वहाँ तक आप जीव काउंट कर सकते हो, जो थलमंडल होगा। या आपको सीधा ये लिखना है कि इतने नीचे से लेके 11,000 नीचे से लेके 9,000 मीटर ऊंचा तक जीवमंडल हो गया, उसमें जीव पाए जाते हैं। और अलग अलग एरिया जैसे उष्णकटिबंधीय में जब वन और पादप जंतु अत्यधिक पाए जाते हैं, और वही जहाँ ऐसा एरिया होगा जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी या आदमी या कोई भी जानवर रह नहीं सकता, वहाँ पे कम होंगे। तो ये जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। जीवमंडल के बहुत सारे जीवोम में बांटा जाता है। ठीक है, जीवोम कहते हैं जो विशाल परिस्थिति तंत्र होते हैं। इनकी पहचान जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, सामान्य मृदा मतलब मिट्टी से होती है। कई कई हज़ार किलोमीटर तक ये फैले होते हैं। जीवों में एक जैसे नहीं, सारे जीवों में एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। उसमें जो पाए जाने वाले जीव जंतु भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलो जलीय तंत्र के विभिन्न जलीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जलीय तंत्र भी अलग अलग एरिया में विभाजित किया जाता है। उसमें भी जीवोम, इन्हें जीवोम नहीं कहते, उन्हें जैसे ही होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अलग अलग जीव जंतु उसमें मिलेंगे। अलग समुद्री एरिया में अलग, अलग समुद्री अलग एरिया में अलग टाइप के जीव मिलेंगे। विभिन्न जलीय क्षेत्रों के बीच प्रमुख अंतर लवणता, मतलब उसमें जो लवण है, घुले हुए पोषक तत्व हैं, जल का कितना टेम्परेचर है, सूर्य की रोशनी आ रही, कितनी गहराई तक जा रही है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर उन सब चीज़ों का निर्भर करता है। तो ये देखो, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक और अजैविक घटक यहाँ थोड़ा लिख सकते हो आप। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक देखो, इसमें बताया कि पारिस्थितिकी जैसे विभाजित किया जाता है। जलीय क्षेत्र को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जीवोम का एक मंडल है, जिसमें परितंत्र भी कहा जाता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे राजस्थान का मरुस्थलीय से जीवों को क्या बोले, थार का मरुस्थल बोलते हैं। उस एरिया को थार में, उसमें रेतीले, गद्देदार, पादप, शुष्क जीव मिलेंगे। ठीक है, और जहाँ कुछ अलग होते हैं, जहाँ पे मीठा पानी होता है, वहाँ अलग टाइप के जीव जंतु मिलेंगे। तो ये सब इकोलॉजी हो गया। विभिन्न प्रकार के जीव की परिस्थिति तंत्र में, अलग अलग परिस्थिति तंत्र में अलग अलग टाइप के जीव रहते हैं इकोलॉजी में। ठीक है, जनन करने और जीवों का एक समूह होता है। एक जैसे जो जीवों का समूह होता है, वो छोटे भी जीव हो सकते हैं, बड़े भी जीव हो सकते हैं। उनको एक जैसे प्रजाति में रखा गया है। स्पीसीज, एक प्रजाति के जीव विभिन्न जातियों के जीवों पर निर्भर रहते हैं और सक्रिय रूप से तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। गिलहरी जैसे होगी, उसको भोजन के लिए फल चाहिए, आश्रय के लिए पेड़ होने चाहिए, तो वो ऐसी जगह पे डेवलप होगी। दूसरी जगह पे वो नहीं रह सकती जहाँ पे पेड़ नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, उसके खाने पीने की चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो पर्यावरण के लाभ का, तो जैविक समुदाय जो होते हैं वो बनते हैं, उसके एरिया के हिसाब से बनते हैं, उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, अजैविक घटक क्या होते हैं? अजैविक घटक भी होते हैं जिसमें अकार्बनिक या जिनमें जीव नहीं होता है। ठीक है, ये भी जो है प्रभावित करते हैं, कुछ कारक, इसके भी कारक हमें प्रभावित करते हैं। जैविक घटक भी हो गए जिनके अंदर जीव होता है। ठीक है, उस जैविक घटक में तो एक होता है उत्पादक या स्वपोषी, जो सूर्य से सीधे किरणें लेके, क्लोरोफिल होता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, वो अपना खाद्यान्न खुद बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं उत्पादक या स्वपोषी, जैसे पेड़ पौधे हो गए। एक होता है कोस्मो, ये दिया, ये आप थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रसों संश्लेषी, ये भी अपना भोजन खुद बनाती है, एक टाइप के जीवाणु होते हैं। सुपोषी, जो खुद अपना चीज़ें करते हैं, उत्पादक होते हैं, इनको उत्पादक बोलते हैं। एक होता है उपभोक्ता या परपोषी, जो फर्स्ट वालों को खाते हैं वो जो है उपभोक्ता हो गए, और दूसरे के ऊपर भी अपना जीवन यापन करते हैं उन चीज़ों को खा के, परपोषी कहलाते हैं इसको, या भक्षपोषी या कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बकरी होगी, गाय, हिरण, खरगोश और कीट, ये ग्रास ऊपर हो गया, टिड्डा, ये सब पादप को खाते हैं ना, पेड़ पौधों को खाते हैं, तो ये प्रथम उपभोक्ता हो गए, या शाक भक्षी भी कहते हैं इनको। और जो इनको खाएंगे वो मांस भक्षी हो गए। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता उनको बोलेंगे।
ठीक है। और जो द्वितीय को भी कोई तीसरा अगर खा रहा होगा तो उसको तृतीय उपभोक्ता। अगर कोई लास्ट में सबसे टॉप पे है, जैसे गिद्ध हो गया और अन्य जीव जंतु हो गए, चीता हो गया, बाघ हो गया, तो वो हो गया शीर्ष उपभोक्ता, जो सबके टॉप में, उसके बाद कोई किसी को नहीं खाता है, ठीक है। अपघटक क्या होता है? अपघटक जो है दोनों का जो है जीवन चक्र जब पूरा हो जाता है, मर जाते हैं, तो उनकी जनसंख्या की नई पीढ़ी विकसित हो जाती है। तो उनको मरे हुए के ऊपर जो उनको कार्बनिक में विखंडन कर देते हैं, उनको जो नष्ट कर देते हैं उनको शरीर को, और वो दोबारा मिट्टी में मिलाने के जो काम आते हैं उनको बोलते हैं अपघटक या मृतपोषी बोलते हैं, ठीक है। और दोबारा फिर उनको यूज कर लेते हैं पेड़ पौधे। तो ये एक देखो जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे यदि का सूर्य से रोशनी ली, इसने खुद अपना फर्स्ट उत्पादन किया, फिर इसको इन्होंने खा लिया, प्रथम उपभोक्ता आ गया, फिर सेकंड उपभोक्ता आ गया, उसके बाद इन दोनों को खंडन हो गया, तो यहाँ पे जो है अपघटक हो गया, फूफूंद या जीवाणु बन गए, इससे भी और इससे भी, दोनों से। और यहाँ से जो अपघटक होने के बाद दोबारा एटमॉस्फेयर में मिल गए, कुछ एनर्जी बाहर चली गई, और फिर ये जो है दोबारा पेड़ पौधों ने यूज कर लिया, और ऊपर से रोशनी मिला के अपना ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये हो गया जैविक कारक। तो पोषी स्तर के बारे में भी बात करेंगे। पोषी स्तर कुछ नहीं है, सिर्फ आप फूड चेन चुना होगा, खाद्य श्रृंखला सुना होगा, आहार श्रृंखला सुना होगा, तो वही है ये। उसमें जो है एक के ऊपर एक खाता रहता है, जैसे इसमें दिखाया। सबसे पहले सुपोषी के बारे में मैंने अभी बताया, पेड़ पौधे जो है सुपोषी होते हैं, सूरज से रोशनी लिया, क्लोरोफिल के साथ अपना खाना बनाया, तो वो सुपोषी हो गए। जो उनको खाते हैं वो परपोषी हो जाएंगे। पोषी स्तर से 2 हो जाएगा, वो पिरामिड के रूप में श्रृंखला चलती रहेगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये सब मांसभक्षी होते हैं, जो 2, 3 और 4 होते हैं और 5 होते हैं। तो ये नीचे दिया गया। शाकभक्षी प्रथम उपभोक्ता हो गए, फिर मांसभक्षी भी दूसरे, अगर कोई दूसरा होगा तो वो मांसभक्षी होगा, तीसरा होगा वो भी मांसभक्षी होगा, और चौथा होगा वो भी मांसभक्षी होगा, लेकिन वो शीर्ष मांसभक्षी होगा, सबसे टॉप में, जैसे चीते हो गया या कुछ हो गया, ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला है। तो जैसे ये नीचे दिखाया गया, घास है, उसको टिड्डी ने खाया, टिड्डी को मेंढक ने खाया, मेंढक को सर्प ने खाया, सर्प को चील ने खाया। तो ये फर्स्ट पोषी, ये सेकंड पोषी, ये थर्ड पोषी, ये फोर्थ पोषी, ये फिफ्थ पोषी, ये शीर्ष मान सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला पलवक है, इसको जीव पलवक ने खा लिया, फिर छोटी मछली ने, फिर बड़ी मछली ने, फिर शार्क ने खा लिया, तो ये शीर्ष पलवक हो गए, ठीक है। तो आहार श्रृंखला होगी एक प्रकार। आहार श्रृंखला जो है ये फर्स्ट इसको, फिर टिड्डा, मेंढक, सर्प, चील, ये एक आहार श्रृंखला है। कौन किसको खाता जा रहा है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ और शीर्ष, ठीक है। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला आपकी बन गई है। आप खाद्य परजीवी आहार श्रृंखला को आप जान सकते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर कुछ ना कुछ कीट पतंगे लगे, वो इसके ऊपर से खाना खाते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का क्या कार्य है? ओपन सिस्टम। तो पोषक चक्र आपने, ये कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। गैस चक्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, गैसीय चक्र के बारे में हम बताएंगे। जल चक्र आप सभी जानते हैं कि सभी 70% भाग जो है पृथ्वी का वो जल से भरा हुआ है, ठीक है। और उसका जल चक्र जो है 90 से 95 जल का बना हुआ है। आदमी का भी शरीर जो है 90 से 95 जल से बना हुआ है, बाकी सभी दूसरी चीज़ें हैं। तो चारों तरफ से नदी, नाला, तालाब जो है सभी जो है 97% पानी जो है उसमें है, और 3% जो है, 2% ऊपर हिम या ग्लेशियर में है। सिर्फ 1% जो है जल नदी, तालाब और जल घरों में मीठे पानी के रूप में है, जिसको जो है आदमी यूज करता है। तो 1% जल को ही हम लोग यूज करते हैं, उसको गंदा नहीं करना, उसको संभाल के रखना है, तो आने वाली उसको भी देना है, जनरेशन को भी। तो आप ये जल जो है महासागरों में, वायुमंडल में, इसका एक वो शेष बना हुआ होगा, ये देखो ऊपर। यहाँ से क्या है, इसको अब मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो ऊपर बारिश हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से पेड़ पौधे जो है अपने वनस्पति जब अपना खाना बनाते हैं, तो कुछ बाहर पानी को जो वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, कुछ समुद्र से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, कुछ यहाँ जो भूभाग है, पृथ्वी का जो भूभाग है, उससे वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन हो के दोबारा वापस बारिश होती है, वापस इस तरीके से इकोसिस्टम चलता रहता है। तो ये हो गया। तो कैसे जो है जल का चक्र बनता है, उसको आप अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में लिख लेना है।
तो इसके बाद कार्बन का चक्र हम आपको बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हम सोचते हैं कि कार्बन जो है वैसे हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कार्बन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक कार्बन की आवश्यकता नहीं है। कार्बन और नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन जो है एक घटक है, ठीक है। डीएनए डाईऑक्सीक्लोरो न्यूक्लिक अम्ल ये स्थिर रहता है। कार्बन के बगैर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन बहुत अनिवार्य है पेड़ पौधों के लिए, ठीक है। जल के साथ मिलके क्या है वो खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, फिर उस ऑक्सीजन को जीव जंतु यूज करते हैं। तो प्रोटीन में भी जो है कार्बन चाहिए। और महासागरों के अंदर, वायु के अंदर, चट्टानों के अंदर सब कुछ कार्बन के भंडार बने हुए हैं। जैसे कोयला वगैरह है, ये सब जो नीचे हैं वो, और जो हाइड्रोकार्बन्स है, पेट्रोल डीजल्स हैं, वो भी सब कार्बन के अवयव हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, उनको ही हम जो है आगे यूज करते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में, ये सब एक निश्चित सीमा तक ही चाहिए। जीवाश्म ईंधन, सेल्स, ये सब वायुमंडल में वापस अगर हाई उसमें चले जाएंगे तो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए इस दोनों चीज़ों का। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमें चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो जाती है वो फिर पेड़ पौधों में भी आती है, ठीक है। ये पूरा इसमें आपको लिखना है। CO2 का स्तर जो है वायुमंडल में वो 0.032 पर ही बना रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हानिकारक है। भूमंडलीय कार्बन के बारे में बात करते हैं, जो हमारी जो चट्टानों के अंदर जो कार्बन बना हुआ है, ठीक है। घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स है, काफ़ी दिनों से नीचे जो है समुद्र के नीचे रॉक्स बनी हुई हैं, जमी हुई हैं, कोयला बना हुआ है, और जो पेट्रोल डीजल्स ये सब बने हुए हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो वो एक साइकिल के रूप में बना रहता है और उसको मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सीपो जलीय तंत्र और अवसाद संचित होते, कार्बन अवसादवादी शैली और चूना पत्थर डोमलाइट में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन वगैरह जो है डोमलाइट में परिवर्तित होगा। महासागरों में लाखों वर्ष से नीचे दबा हुआ है। भूवैज्ञानिक जो है नीचे देखते हैं तो वो कार्बन नीचे बहुत दबा हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स, ये सब चूने पत्थर, ये सब नीचे जो जीवाश्म जो ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कार्बन के ही एक रूप है वो सब, और उनसे कार्बन बाहर निकलता है। जीवाश्म ईंधन कार्बनिक यौगिक हैं जो बहुत पहले से दबे हुए हैं, और ये जो है हाइड्रोकार्बन में रूपांतरित है। जब इनको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित मात्रा तक रिक्वायरमेंट है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो ये एक नीचे देखो दिया गया है, आपको मैं ये दिखा देता चाहता हूँ। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड नीचे मिट्टी के अंदर, सब जीवाश्म के रूप में, महासागर के अंदर, चट्टान के अंदर महासागरीय कार्बन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा महासागरीय कार्बन है, जीवाश्म के रूप में है। और यहाँ से जो फैक्ट्रीज हैं उनका भी कार्बन ऊपर हवा में जा रहा है। और ये जो सब जो अपना जीव जंतु है वो भी कुछ कार्बन छोड़ते हैं, वनस्पति है वो भी कुछ कार्बन शोषण से छोड़ती है। तो ये एक साइकिल है, ये साइकिल जो है हमेशा मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। सिमिलर ये है, जीवाश्म ईंधन यहाँ पे है, हाँ, फैक्ट्री ने यूज किया, हवा में उड़ा दिया कार्बन्स को। तो फिर कार्बन वायुमंडल में, कार्बन में बारिश के साथ दोबारा कुछ यौगिक बना के महासागर में आ गई, महासागर से। और जो ये अपघटन, पेड़ में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये अपघटन होकर नीचे मिट्टी में मिल जाता है, फिर जीवाश्म बनते हैं, या इनसे भी कुछ जो है बाहर निकल जाती है वायुमंडल में। तो ये एक कार्बन का चक्र है जो बैलेंस रहना चाहिए। नाइट्रोजन चक्र भी सिमिलर है। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वायुमंडल के अंदर है, और 16% भाग है। नाइट्रोजन प्रोटीन के भारानुसार 16वां भाग बनता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की आपूर्ति जीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यौगिक की आवश्यकता है, नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। जैसे अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है, वो अमोनिया में नाइट्रेटों में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो पेड़ पौधों में यूज होता है। कुछ जीवाणु होते हैं जो उनको दोबारा चेंज करते हैं। जैसे कौन से जीवाणु होते हैं, जैसे शैवाल, जैसे एनाबिया। ये वर्ड थोड़े हार्ड है, बस आपको लिखना है कि सिंपल कुछ जीवाणु होते हैं जो उसको, जो नाइट्रोजन के जो यौगिक हैं उनको चेंज कर देते हैं और उर्वरक के रूप में बना देते हैं पेड़ पौधों के लिए, एज ए खाद यूज होते हैं। फिर जो जितनी भी जो पत्तीदार, जो फली वाली पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।
फलों में, वायुमंडल, मृदा, जल, जीव जंतुओं में। कई बार जब ऊपर जो लाइटिंग होती है ना, बिजली कड़कड़ाती है, तो वो नाइट्रोजन से क्या बना देती है, अमोनियम नाइट्रेट बना देती है, फिर पानी के साथ मिलकर धरती की सतह पे आ जाती है, और उसमें जो जीवाणु होते हैं वो पेड़ पौधों के लिए उसका एज ए तोड़ देती है उसको, और एज ए खाद के रूप में यूज करते हैं। फिर जो जीवाणु फलीदार जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रंथियों के लिए यूज करते हैं, उसमें तोड़ देते हैं, उनके लिए एज ए खाद के रूप में यूज होती है। तो जीवाणुओं के दो तो ये कुछ बैक्टीरिया का नाम बताया है, तो आपको लिखना है, आपको याद नहीं रख पाएंगे, कि सिंपली जो है जब वो लाइटिंग होती है, बिजली कड़कड़ाती है, तो नाइट्रोजन के यौगिक बनते हैं, बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं पानी के साथ मिलके, फिर उनको जो जीवाणु है उनको विघटन करते हैं, विघटन करके उनको एज ए खाद के रूप में यूज करते हैं। खाद में यूज करने के बाद पेड़ पौधों में यूज होते हैं, और फिर ये एक साइकिल बना रहता है। आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन जो भी बना है वो इनकी पेड़ पर पत्तियों के नीचे बैठा है, पेड़ पौधों के अंदर। मर्दा व फलीदार पौधों की मूल ग्रंथियों में विद्यमान नाइट्रोजन यौगिक जीवाणु इसके अंदर आ गए। यहाँ से अमोनियकरण जो है, जो मृदा जीवाणु है वो चेंज कर देते हैं NH4 में, और जो अपघटक से भी जो चेंज होकर नाइट्रोजन आ रही है वो मिट्टी में, वो भी नाइट्रीकरण जीवाणु के द्वारा नाइट्रस में चेंज होते हैं NO2 में, और नाइट्रीकरण जीवाणु जो चेंज करके उसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं NO3 में। NO3 में भी नाइट्रीकरण जो जीवाणु है चेंज करके बाहर वायुमंडल में उसको छोड़ देते हैं, या फिर पेड़ पौधे उसको यूज कर लेते हैं। ये एक नाइट्रोजन का चक्र हो गया। एक अवसादी चक्र होते हैं, जो सल्फर का भी एक सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं इनका चक्र नहीं होता, ये दूसरों के साथ मिलकर जो है अपनी जो है मेंटेन करते हैं बैलेंस को। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे मूल पैटर्न को अपवर्तन, अवसादन, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया, समुद्री पक्षियों के उत्सर्जीकरण तत्वों, जैविक परिवहन को अपनाता है। ठीक है, जो सल्फर का चक्र वो बताया है, ये कोयला, तेल, पीट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इसका कोई चक्र नहीं होता है, दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर जो अपना काम करती है, और ये भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है सल्फर डाइऑक्साइड का वायुमंडल के अंदर। ये सल्फ्यूरिक अम्ल या जल वर्षा में घुलकर पृथ्वी पे आ जाते हैं और सल्फेट्स बनाते हैं, और जो है वो कुछ एमिनो अम्ल बनाते हैं, और कुछ जीवों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे एक चक्र बनाया हुआ अम्ल, ऊपर अगर वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड होगी तो बारिश के टाइम पे वो अम्लीय वर्षा होकर नीचे आ जाती है। ज्वालामुखी फटा तो उसमें भी सल्फर होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होकर ऊपर चला गया, फिर वो बारिश होकर नीचे आ जाएगा। या फिर कोई जीवाश्म ईंधन जला रहे, कोयला वगैरह जला रहे, तो उससे सल्फर निकली, वो भी फिर वायुमंडल में पहुंची, या सल्फेट या सल्फर डाइऑक्साइड का अपघटन हो गया, वो दोबारा वापस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद जैसे ये सल्फर का जीवाश्म है, ये खनन हुआ, खनन होकर ऊपर गया, ऊपर चला गया। जब ये नीचे आ जाता है तो ये पेड़ पौधे जो है इसका यूज करते हैं। मृदा में जो सल्फेट्स हो गया, अपघटन की क्रियाएँ होती हैं, हाँ, अपचेत सल्फर होती है, ये सब जो है ये सूक्ष्म जो जीव है उनको यूज करके पेड़ पौधों को देते हैं। तो ये एक बैलेंस बन जाता है। बैलेंस बनने के बाद तो आशा करता हूँ कि ये जो है ख़त्म हो गया होगा, तो नहीं अभी है। परिस्थिति अनुक्रम के प्रकार, स्पीशीज कॉम्बिनेशन, क्लाइमेक्स, प्राथमिक अनुक्रमक, तो ये तो सिंपल है, कोई वो नहीं है इसमें। तो हाँ, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो जो प्राथमिक अनुक्रमक जो है इसके बारे में बताया है, रोकी, आउटक्रॉपिंग और कोलोनाइजेशन, लिंचेज, ये इसके बारे में एज मैं यहाँ से बताता हूँ। जब कहीं पे कोई जीव नहीं रहता है, मान लिया किसी उस पर फर्स्ट टाइम पे, तो समापिक चट्टान होती है, बिल्कुल खाली होती है, तो फिर वह लाइकिन मोस थोड़ा थोड़ा सा वो जमते हैं, जो इसमें बताया गया है। यहाँ पे देखो, आरंभ में कोई क्षेत्र जिसमें कोई भी परिस्थिति समुदाय नहीं रहता, कोई नहीं रहता, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रहता, तो बाद कोई जीव जंतु का समूहन होता है, वहाँ धीरे धीरे पसना शुरू होते हैं। जैसे भूस्खलन से कोई लावा निकल गया किसी पहाड़ी के ऊपर, तो वहाँ पे सबसे पहले सेल जो है वो सतहों पे जमता है, सेल जम गए, उसके बाद कोई समुदाय अस्तित्व में नहीं था वहाँ, तो वहाँ पर बन गया रॉक आउटक्रॉपिंग, रॉक बनती है धीरे धीरे, उस पर डेल्टा, ब्लूटेन, ज्वालामुखी द्वीप, लावा प्रवाह से बना स्थान बन जाता है, लावा से एक स्थान बन जाता है, उसके ऊपर धीरे धीरे वो एक मॉडल तैयार होता है सेलों का, उसको बोलते हैं
कोलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशन, यानी कि थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा घास फूस से जमना शुरू होंगे। उसके बाद लाइकेन्स उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा धूल मिट्टी आ जाएंगी, तो वहाँ पे मिट्टी टाइप का बन जाएगा। मिट्टी टाइप का बनने के बाद वहाँ पे जो है थोड़े थोड़े से घास टाइप का बन जाएगा। घास टाइप का बनने के बाद उस पर फिर वहाँ पे फिर उसकी बढ़ती हुई घास ही आ गया। देखो ये लाइकेन, चट्टान, लाइकेन, फिर घास, फिर छोटी झाड़ी, फिर ऊंची झाड़ी, इस तरीके से फिर छोटे पेड़, फिर उस बीच के पेड़, फिर सबसे ऊंचे वृक्ष। इस तरीके से जो है वहाँ पे जीव जंतुओं का प्रभाव और नई कॉलोनी टाइप कोलोनाइजेशन हो जाता है। नए नए जो है जीव जंतुओं का वास वहाँ पे हो जाता है। तो इसको बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण से होते हुए कैसे जो है एक वहाँ पे वो बनता है द्वितीय अनुक्रमण। यहाँ तक प्राथमिक था, फिर द्वितीय हो गया। द्वितीय अनुक्रमण में बस यही है, परिस्थिति मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो भी एटमॉस्फेयर के अंदर हो गया, इसीलिए जो है ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा अभी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको ये हार्ड वर्ड्स हैं बहुत, अपनी भाषा में इसमें को लिखना है। अभी मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ और इसको बहुत ज़्यादा पढ़ के मैंने आपको पढ़ाया, बहुत मेहनत किया। तो प्लीज़ कम से कम 10 सब्सक्राइब और 10 लाइक तो दे दो यार। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है कि मैं इसकी आगे की वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ एक लाइक करो। और इसमें से कम 25 नंबर का आपको आएगा। इन 2 चैप्टर में से कम 25 नंबर का आपको मिल जाएगा। और आपको कैसे लिखना है, सिंपल भाषा में कैसे बनाना है, मोटा मोटा आप इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो काफ़ी हार्ड है। मैंने उसको कोशिश किया आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए। तो और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने आपको बता दिया और कैसे लिखना है। घबराना नहीं है, इतनी हार्ड लैंग्वेज आप नहीं लिख सकते। जैसे जैसे मैंने बोल के समझाया इसी तरीके से आपको उसको लिखना है। और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सेल्फ ज्ञान। और यहाँ पे आपको सभी इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा, ये फर्स्ट वीडियो है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। थैंक यू।